students, how are you? I hope you all will be fine at home. So today we will discuss about the next topic of chapter metals and non-metals of class 10th. In the last video we had discussed about the physical properties of metals and non-metals and the chemical properties of metals. In this video we will talk about the chemical properties of non-metals and how the metals and non-metals combine. Means we will discuss about the ionic compounds and their properties. So let's start without wasting more time. So non-metals की जब हम chemical properties करते हैं तो सबसे पहले हम start करते हैं कि non-metals हैं क्या. non-metals जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोला जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मीन्स विच आर हैविंग द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं. टू मेक इट सेल्फ स्टेबल, टू एक्वायर द nearest noble gas configuration. So I'll give you example of oxygen having atomic number 8. Its electronic configuration will be 2,6. तो इट मीन्स इसको स्टेबल होने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, बिकॉज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और 2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, प्रोसेस होता है, उसका नेम है रिडक्शन. Actually, reduction is the process in which the element gains the electron. And oxidation क्या है, oxidation in which electron are lose. element जो है वो electron lose करे उसको बोलते हैं oxidation. It means जो metals हैं उनमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है. बट जो नॉन मेटल्स हैं उनमें क्या होती है, रिडक्शन, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं टू एक्वायर इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे. जिस चीज़ की रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये ध्यान में रखो, रिडक्शन जिसकी हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. उल्टा होता है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो अब जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी रखते हैं. और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स उनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन. एज वी डिस्कस्ड इन मेटल्स ऑल्सो, जब मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स. जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगी तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे. मेटल्स में जो ऑक्साइड्स थे वो बेसिक इन नेचर हैं, बट जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. इनको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड सल्फर. कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल. इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस विल सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे दे विल प्रोड्यूस एसिड्स. इट विल प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड एंड इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 प्रोड्यूस होगा. ये याद रखो, यहाँ पे H2SO3 प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड. अगर हमारे पास SO3 में वाटर डिसॉल्व हो और तब हमारे पास बनता है सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर,
with this example we can justify the statement that non-metal oxides are acidic in nature, because when the non-metallic oxides dissolve in water they give acids, जो कि metals में क्या था, metals combine with oxygen to give basic oxides, because when we dissolve that oxides in water they will produce base, वो base produce करते हैं. Okay, so next is, I hope this will be clear. So question ऐसा भी आता है, why CO2 is considered as acidic in nature? कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिडिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोनिक एसिड. एंड नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड्स बन जाएंगे, कोवेलेंट क्लोराइड्स बन जाएंगे. ठीक है, मतलब जब मेटल क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, आई विल गिव यू मेटल एग्जांपल, Na+Cl2 गिव राइज टू NaCl. इसको बैलेंस कर लिया करो. ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये किस में टूटेगा बाद में, Na+ Cl negative में. It means when metal combines with chlorine they will give ionic chlorides, ionic compounds, but when non-metals combine with chlorine they will form covalent chlorides. I'll give you example. Non-metal like hydrogen reacts with chlorine to give HCl, which is a covalent compound. Phosphorus reacts with chlorine, बैलेंस कर लिया करो रिएक्शंस को, टू गिव फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड विच इज अगेन अ कोवेलेंट कंपाउंड. सो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट क्लोराइड्स, और मेटल्स क्लोरीन के साथ कंबाइन करके आयनिक क्लोराइड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इज वी कैन टेक next is non-metal reacts with hydrogen to produce hydrides. जैसे metals में होते थे, metals में भी hydrides बनते थे बट वो आयनिक होते थे, बट नॉन मेटल्स में कोवेलेंट hydrides बनते हैं. लाइक आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल H2. तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन ले लो और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3. सो दिस इज कोवेलेंट हाइड्राइड. अमोनिया जो बना वो क्या बना, कोवेलेंट. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड. सो दिस इज ऑल्सो अ हाइड्राइड्स. ये दोनों ही हाइड्राइड्स हैं, बट ये क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है. बट इन केस ऑफ मेटल्स अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, लाइक सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव sodium hydride which is ionic in nature. Calcium reacts with hydrogen to produce calcium hydride which is again ionic in nature. So metal gives ionic hydrides but the non-metals give covalent hydrides. Next is, when metal reacts with acids it releases hydrogen gas and produces salt. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, द नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. एसिड्स के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती. नॉन मेटल प्लस एसिड्स डोंट हैव एनी रिएक्शन, बिकॉज, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन मेटल एसिड के साथ कंबाइन करके डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ऐसा क्यों, लाइक एसिड्स है, जब ये डिसोशिएट होगा तो ये इस तरह से डिसोशिएट होगा, है ना. कोई भी एसिड है तो वो इस तरह से डिसोशिएट होएगा. तो ये यहाँ से जो H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है ना. तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलनी है, इसको बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे. वो कहाँ से आएंगे, दैट विल बी कम फ्रॉम द
metals because they are losing the electrons. वो electrons lose कर रहे हैं, उनमें क्या हो रही है, वो oxidizing agents हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 प्रोड्यूस कर देंगे। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही नहीं है। अगर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे देन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आएंगे, टू कन्वर्ट H पॉजिटिव आयंस इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बिकॉज इन केस नॉन मेटल्स जो हैं दे आर, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हैव नॉट नो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाते। अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते सो देर इज नो इलेक्ट्रॉन्स, देर इज इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स एंड देर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंबाइन विद हाइड्रोजन आयंस टू प्रोड्यूस H2 गैस। इसलिए से नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। Okay, so with this the non-chemical properties of known metals are over. Next we will discuss about the why metals and non-metals combine, और we will discuss ionic compounds. एक ही बात है, ionic compounds अगर हम डिस्कस कर लें, या फिर क्वेश्चन है why metals combine with नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ ये कैसे कंबाइन होती हैं। ठीक है, अब देखो जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ क्यों कंबाइन होती हैं तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज मेटल्स जो हैं वो भी अपने आप में अनस्टेबल हैं, दे डोंट हैव दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेम विद द नॉन मेटल्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। So to complete their octet or to make themselves stable, they will combine and complete their octet. ये अपना octet क्या कर लेंगे, complete कर लेंगे and become stable, और stable हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। एज वी नो मेटल जो है वो लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल जो है गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक जना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और दूसरा उनको गेन कर रहा है, इट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। दो तरह की बॉन्ड्स दो तरह की बॉन्ड्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, और दूसरी मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनती हैं आयनिक कंपाउंड्स बाय आयनिक बॉन्ड्स बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक कंपाउंड्स गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। ठीक है, तो इसके इसमें क्या है, मेटल्स लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल उनको गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनेगी, आयनिक बॉन्ड बनेगी, और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन से शेयर होते हैं। दिस वी विल डिस्कस इन चैप्टर फोर्थ चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। we will focus in this chapter only on ionic bonds और electrostatic bonds। तो ionic bonds पता चल गया क्या है, which formed by gain and loss of electrons, and the compound having ionic bonds are called ionic compounds। उनको ionic compounds कहा जाता है जिनमें ionic bonds होती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, विच आर हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स, विच आर फॉर्म्ड बाय द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन विच कंपाउंड्स they are formed between metals and non-metals। then why metals and non-metals combine, to complete their octet and to make themselves stable। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कंबाइन करते हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं या फिर आयनिक बॉन्ड्स बनते कैसे हैं बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. So here I'll take the example of sodium chloride. Sodium chloride. अब हमें क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, आयनिक कंपाउंड बनाना है. एज वी नो, पहले आपको क्या लिखना है, इसको बनाने के, इसको लिखने के, आयनिक कंपाउंड्स को बनाने के क्या फॉर्म, क्या सिमेट्री है वो अब हम चेक करते हैं. पहले आप क्या लिखोगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का सिंबल लिखोगे जो एलिमेंट्स फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज Na, सोडियम का हो गया हमारे पास Na, और क्लोरीन मतलब क्लोराइड का हो गया Cl. ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर दोनों एलिमेंट्स का 11, 17. उसके बाद आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 281, इट इज 287. इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज द मेटल्स लूजेस द इलेक्ट्रॉन. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो पीछे 28 बच गया, तो इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीटेड. और यहाँ पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 288, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसके बाद चलो ये बाद में करते हैं, उससे पहले आप लिखोगे लुईस सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स, है ना, Na एंड Cl. अब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट्स के पास, उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे. इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल. सो हियर ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, सो वी विल मार्क 1 क्रॉस. और कई यहाँ पे ऐसे करके डॉट भी लगाया होता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मेंशन कर दिया. क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7. सो वी विल मार्क 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी, या नेक्स्ट में दिखा दो. चलो अगर हमने नेक्स्ट ही लिख लिया, देन यू कैन शो इट इन द अनदर स्टेप. NaCl 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ से ये यहाँ पे चला गया. इट मीन्स सोडियम ने नाउ आयनिक फॉर्म, अब हम इनकी क्या लिखेंगे, आयनिक फॉर्म. ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, देन इट मीन Na 1 पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है. कितने लूज हो रहे हैं, 1, देन वी विल मार्क हियर 1 पॉजिटिव. क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, गेन करना मतलब नेगेटिव चार्ज, कितने गेन किए, 1 गेन किया, तो Cl नेगेटिव. when they both combine, when they both ions combine, they will produce NaCl, which is the formula of sodium chloride. ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की. चलो सोडियम के अलावा अगर आपको ये रिपीट करना है, देन आई अगेन रिपीट द सेम. आयनिक कंपाउंड बनाना है हमें, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है विद द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल. सो ये कैसे बनाएंगे, पहले सिंबल लिख लो एलिमेंट्स के जो फॉर्मूला में लिखे हुए हैं. सोडियम एंड क्लोराइड मतलब Na एंड क्लोराइड मतलब Cl. उसके बाद एटॉमिक नंबर लिख लो, सोडियम का 11, क्लोरीन का 17. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके बाद लुईस सिंबल लिखो. लुईस सिंबल का मतलब कि एटम का साइन लिख के उसके बाद उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप मार्क कर दो. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. फिर उसकी आयनिक फॉर्म लिखो, देन उसको कंबाइन करके ये फॉर्मूला बन गया. ठीक है, देन वे नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की.
वैसे ही आपने सब कुछ 9th में किया हुआ है, तब आप वो क्रिस क्रॉस मेथड से करते थे। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, देन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला आ जाता था। बट यहाँ पे हमने क्योंकि आयनिक कंपाउंड शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल, तो आपको यही इस प्रोसेस को ऐसे ही चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो वी विल मार्क हियर मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, इस तरफ तो सारा कुछ सेम ही रहेगा बिकॉज क्लोरीन ही हम ले रहे हैं। सो हियर इज Mg, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, देन वी विल मार्क 2 क्रॉस हेयर। देन नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखो Mg2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब दोनों तो 2 के 2 तो नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर शेल में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन, बट यहाँ पे स्टिल एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अनदर क्लोरीन which is having again 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, मतलब मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितने, 2, देन वी विल राइट 2 पॉजिटिव। कितने क्लोरीन एटम्स हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, और हर एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ओनली 1। यहाँ पे ध्यान से समझो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिखने, नंबर ऑफ एटम्स हमने लिखने हैं, दैट इज 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, हर एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दैट इज 1। देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई, और ये बन गया MgCl2, मतलब 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो द फॉर्मूला विल बी MgCl2। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने तीनों तरह की एग्जाम्पल्स करवा दी आपको, सो अब आप देख लेना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मैग्नीशियम वाला सारा एज इट इज ही रह जाएगा, हमने चेंज कहाँ पे करना है, क्लोरीन वाली साइड पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। सो वी विल राइट हियर सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 8, देन 2, 6, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 प्रेजेंट कर दिए। उसके बाद O6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देन एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया, इट मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमें क्या किया, एक ही मैग्नीशियम है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उसने इस ऑक्सीजन को वो डोनेट कर दिए। देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव कंबाइन टू गिव MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, सो दिस इज आयनिक कंपाउंड्स, हाउ द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन द लुईस सिंबल। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, राइट द लुईस सिंबल्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में ही आपको बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपने लुईस सिंबल लिखना है ऑफ दीज एटम्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो आप ये लिखोगे Mg वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। ये आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड जहाँ पे टॉपिक खत्म होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे MgO करके लिखा हुआ है, आई सपोज MgO में जो है लुईस सिंबल लिखो इनके एटम्स का, द एटम्स प्रेजेंट इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट द लुईस सिंबल्स फॉर दैट। ठीक है, तो तब आप ये वाला, सिर्फ ये वाली चीज़ आपको लिखनी है। ठीक, उसके बाद आगे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर हार्ड इन नेचर। हार्ड क्यों होते हैं ये? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सो बिकॉज ऑफ strong ionic bonds they are hard crystalline solids,
बिकॉज ऑफ या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स या फिर आयनिक बॉन्ड्स, एक ही बात है। ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस करोगे, दैट विल बी इन द 4th चैप्टर, बट अभी आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस, यही प्रॉपर्टीज करनी है। दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ से भी आपको वाई वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वाई इज इट सो। अब आपको पूछ लिया जाए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा क्यों है, बिकॉज दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स या फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं आयनिक कंपाउंड्स में, तो उनको ब्रेक करने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे, इट मीन्स उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी ये लिख लो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। रीज़न भी साथ साथ लिखते जाओ। नेक्स्ट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten and aqueous state। molten मतलब होता है जब वो मेल्ट हो जाते हैं, जब उनको मेल्ट कर देते हैं तब आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस स्टेट का मतलब जब उनको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट व्हेन दे आर इन देयर सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इज इट सो? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन, यहाँ पे ओनली वर्ड लिख लो, ओनली इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, बिकॉज इन दीज स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स की अगर हम बात करें, दे हैव फ्री आयंस। इनके पास फ्री आयंस होते हैं जो मूव करते हैं एंड द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन में भी मतलब जो मेटल है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो डिसोशिएट हो गया अपने आयंस में, तो आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए। लाइक NaCl है, ये आयनिक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जब इसको हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव मूव कर सकता है, Cl नेगेटिव भी फ्रीली मूव कर सकता है, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस स्टेट में भी यही है, व्हेन वी डिसॉल्व इट इन द वाटर, then ionic compound dissociate into their ions and conduct electricity, but they do not conduct electricity in their solid state due to the strong ionic bond. So this is important question again, why they do not conduct the electricity in the solid state but they do so in the molten or an aqueous state. Okay, next is ionic compounds are soluble in water. water में soluble होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा crystalline solids, these are the 4 points. Yes, I think these are sufficient. Let me check once. Yes, so with this these ionic compounds are over. These are the physical properties. Properties के साथ ये ऐसा क्यों है, the reason is also given. Okay, so with this topic is completed, non-metal, chemical properties of non-metals and the ionic compounds. I hope you like today's content. If you like, do share and subscribe the channel. Thank you.